जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ता? क्या ये प्रभु का चमत्कार है या हमारे पूर्वजों की टेक्नोलॉजी? इस मंदिर को 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। मंदिर का शिखर लगभग 214 फीट ऊंचा है और ऊपर लगा हुआ है 2200 किलो का नील चक्र। इसमें किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि पूरा मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्निक से निर्मित है, यानी पत्थर ऐसे काटे गए कि वे आपस में फंसकर खुद ही भार संभाल लें। मंदिर की रचना में बेहद उन्नत लोड डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग हुआ है। मंदिर नीचे से चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं संरचना हल्की और पतली होती जाती है और इसी कारण ये कई सदियों से खड़ा हुआ है। शिखर घुमावदार और पतला है जो हवा को मोड़ देता है, इसीलिए यहाँ ध्वजा नीचे की हवा से उल्टी लहराती है। मंदिर का नीचे का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये भूकंप में भी मंदिर को संभाल लेता है। अब इस मंदिर के ऊपर से पक्षी क्यों नहीं उड़ते? सीधा कारण है कि इसका शिखर ऊपर की ओर पतला, घुमावदार और तीखे कोणों वाला बनाया गया है। जब समुद्र की ओर से आने वाली तेज हवाएं इस शिखर से टकराती हैं, तो वे सीधी न जाकर ऊपर उठ जाती हैं और किनारों से घूमते हुए शिखर के ऊपर एक टर्बुलेंट जोन बना देती हैं। इस क्षेत्र में हवा हर पल दिशा बदलती है। पक्षियों को उड़ने के लिए स्थिर और समान एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है, लेकिन मंदिर के शिखर के ऊपर बनने वाली यह घूमती और टकराती हवा उनके लिए बेहद असुरक्षित। ये है केदारनाथ। 2013 की भयंकर बाढ़ में सभी इमारतें गिर गईं, लेकिन यह 1000 साल पुराना मंदिर नहीं गिरा। कहते हैं इसके पीछे का कारण है यह भीमशिला, जो बाढ़ के दौरान मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई और मंदिर बच गया। लेकिन इसका असली राज्य क्या है और कैसे यह मंदिर 12000 फीट की ऊंचाई पर शान से खड़ा है, आइए समझते हैं। हिंदू धर्म का पुनः उत्थान करने वाले आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण कराकर इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित किया था। सदियों तक और 2013 की बाढ़ में भी मंदिर के टिके रहने के कई कारण हैं। पहला, मंदिर किसी जमीन पर नहीं बल्कि सीधा एक सख्त चट्टान पर बनाया गया है, इसलिए जमीन हिले तो भी मंदिर बैठता नहीं और पानी नीचे से बहने के बावजूद इसकी नींव कमजोर नहीं होती। दूसरा कारण है मंदिर के ये भारी पत्थर जो बिना सीमेंट और चुने के टिके हुए हैं। असल में इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया था, जिसमें पत्थर आपस में फंस जाने से मंदिर जल्दी टूटता नहीं। उत्तराखंड में ठंडी हवा और भारी बर्फ अधिक मात्रा में पड़ती है और इसी से मंदिर को बचाने के लिए केदारनाथ की दीवारें लगभग 3 से 6 फीट चौड़ी हैं, जो बाढ़ का पानी और भूकंप के झटके सह लेती हैं। मंदिर का आकार पिरामिड जैसा बनाया गया ताकि उसका वजन नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाए और छत पर बर्फ टिके नहीं। 2013 में यह बात खास नोटिस की गई कि मंदिर में पानी घुसा, लेकिन ठहरा नहीं, क्योंकि फर्श हल्की ढलान में है। इस कारण पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। जब मंदिर का निर्माण हुआ तभी यह बात पता थी कि यहाँ बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए केदार का दरवाजा बहुत छोटा रखा गया, जिससे पानी और मलबा सीधे अंदर न आए। ये तो मंदिर की संरचना के वे कारण थे जिन्होंने मंदिर को 2013 में टिकाए रखा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कारण था, यह भीमशिला। जब बाढ़ आई तब पानी के तीव्र वेग या यूं कहें महादेव के प्रताप से एक भीमशिला मंदिर के पीछे आकर टिक गई, जिसने पानी की धारा को 2 भागों में विभाजित कर दिया और मंदिर पर बाढ़ का प्रेशर काफी। कैलाश पर्वत, जिसे भारत का मोस्ट मिस्टीरियस माउंटेन कहा जाता है, क्या सच में आज तक कोई इसके ऊपर नहीं चढ़ पाया? क्या यहाँ समय की गति बदल जाती है और क्या आज भी महादेव इस पर्वत पर रहते हैं? आइए जानते हैं। कैलाश हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए एक पवित्र स्थल है। 22,000 फीट ऊंचा और 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। इसके कई कारण हैं। 1926 में एक ब्रिटिश व्यक्ति ने प्रयास किया था, किंतु सफलता नहीं मिली। वर्तमान समय में चीन द्वारा पर्वत पर चढ़ने की अनुमति ही नहीं दी जाती। रूसी शोधकर्ता एर्नस्ट मुल्दाशेव ने दावा किया था कि कैलाश एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है और इसके आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं छोटे पिरामिडों जैसी हैं। कुछ यात्रियों के अनुसार यहाँ कंपास गड़बड़ करने लगता है, समय तेजी से बीतने जैसा अनुभव होता है और शरीर में अजीब सी ऊर्जा संचारित होती है। पर्वत से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 रहस्यमयी झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। दोनों के बीच केवल 3 किलोमीटर का ही अंतर है, लेकिन मानसरोवर का पानी मीठा और राक्षसताल का पानी खारा है। कैलाश को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इसके आसपास से 4 नदियां निकलती हैं। आश्चर्य की बात है कि तकनीकी रूप से चढ़ने योग्य होने के बावजूद पूरी मानव सभ्यता ने इसे रायगढ़ किला, जिसे हिंदवी स्वराज की धड़कन कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में इस किले को जीता था। उन्होंने रायगढ़ का भव्य पुनर्निर्माण कराया और 1676 में महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी घोषित किया गया। शिवाजी महाराज की समाधि भी यहीं स्थित है। किले के अंदर लगभग 600 मीटर लंबा रास्ता है। सड़क के दोनों ओर समान आकार की दुकानें होने से यह बाजार का रास्ता था। यह पता चलता है दक्कनी और हिंदू शैली का मिश्रण करके मराठों
सिखों के आराध्य जगदीश्वर का मंदिर निर्माण करवाया गया। इमरजेंसी में शत्रुओं से बचने के लिए और गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए किले में 4 गुप्त दरवाजे हैं। किले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका लोकेशन। 400 मीटर ऊंचाई पर बने इस किले को युद्ध में जीतना असंभव था। मुख्य दरवाजे पर रास्ता घुमावदार होने से तोप नहीं साधी जा सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई शत्रु चढ़ने का प्रयास करे तो उस पर सीधे पत्थर या गर्म तेल डालने की तकनीक बनाई गई थी। किले पर बने बुर्ज न सिर्फ निगरानी के लिए थे, बल्कि दूसरे किलों तक संदेश पहुंचाने के लिए उन पर धुआं या आग जलाया जाता था। शिवाजी महाराज का इस किले को जीतना एक मास्टर प्लान था, क्योंकि किला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था ही, साथ में कोंकण और दक्कन के बीच रणनीतिक नियंत्रण भी सरल हो गया। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। 1629 में औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ को आपसी फूट पड़ने के कारण जीत लिया था, किंतु 1730 में बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठाओं ने सीधे बड़े युद्ध के बजाय आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे मुगलों ने डरकर उन्हें